डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में रसायन यानी रासायनिक पदार्थों का हमारे रोजमर्रा में उपयोग। तो रासायनिक पदार्थों के अभाव में हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी पदार्थ जैसे खाद्य सामग्री है, रबर है, सीमेंट है, रेसे हैं, दवाइयाँ हैं, घरेलू उपयोग में आने वाले कपड़े हैं, हमारे जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं, इनमें भी रसायनों का उपयोग होता है। मोटर वाहन से लेकर कृषि के क्षेत्र में भी रसायन पदार्थों का उपयोग होता है। कृषि में खाद, उर्वरक आदि का उपयोग किया जाता है। ये रसायन पदार्थों से ही बनते हैं। उपकरण प्लास्टिक के हैं या लोहे के हैं, धातुओं के, ये सब रसायनों से ही बनते हैं। अम्ल, क्षार, लवण, ये सब रासायनिक पदार्थ हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इनके अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस अध्याय में हमें अम्ल, क्षार, लवण के बारे में अध्ययन करना है। अम्ल अम्ल अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है इसे, और ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया है। एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। इस प्रकार अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, चींटी में लाल चींटी कई बार जब हमको खा जाती है तो दर्द होता है, सूजन आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर अम्ल होता है। चींटी के अंदर जो अम्ल है वो है फार्मिक अम्ल। इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल HCOOH, ये इसका फॉर्मूला है फॉर्मिक अम्ल का, मेथेनोइक अम्ल। हमारे पेट में जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
फिर से सुने। अम्ल, जिसे अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया है और एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। इस प्रकार अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। ये अम्लों के कुछ स्रोत बताए हैं आपको। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिडिक अम्ल मिलता है, चींटी के डंक में या चींटी में फार्मिक अम्ल मिलता है, मेथिओनिक अम्ल भी इसको कहते हैं, HCOOH। और हमारे पेट में जो जठर ग्रंथि होती है उसे जठर रस निकलता है, उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद क्षार। बेस। क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को, अम्ल से विपरीत, अम्ल तो नीले को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH आदि क्षारों के उदाहरण हैं। एक बार सभी पुनः सुने। क्षार अंग्रेजी में बेस कहलाते हैं। ये स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। स्पर्श करने पर साबुन की भांति चिकने अनुभव होते हैं या चिकने लगते हैं। उदाहरण है इनके, जैसे कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस आदि, ये सब क्षारों के उदाहरण हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। यदि हम अम्ल व क्षार को मिला दें तो इन दोनों की पारस्परिक अभिक्रिया से
लवण व जल बनता है, साथ में ऊष्मा भी मुक्त होती है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब हम किसी भी अम्ल में किसी क्षार को मिलाते हैं तो इनकी पारस्परिक क्रिया से लवण और जल बनता है, ऊष्मा भी मुक्त होती है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब हम अम्ल में क्षार को मिलाते हैं तो अम्ल क्षार के गुणों को निरस्त करता है और क्षार अम्ल के गुणों को निरस्त करता है। इस तरीके से एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं और लवण बनाते हैं। यही क्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये जो अम्ल हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी तरीके से क्षार भी दो प्रकार के हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार प्रबल अम्ल हम उन अम्लों को कहते हैं जिनको जल में मिलाने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः आयनन अगर हो जाता है यानी पूरी तरह से अम्ल जल में आयनित हो जाता है, आयनों में विभाजित हो जाता है, तो वो प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 ये प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। यदि हम इनको जल में मिलाएंगे तो पूरी तरह ये आयनों में विभक्त हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन धनायन और क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल ये जो है HNO3 ये हाइड्रोजन धनायन और नाइट्रेट ऋण आयन में विभक्त हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ये हाइड्रोजन धनायन और सल्फेट ऋण आयन में पूरी तरह आयनित हो जाता है, इसलिए ये प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। इसके विपरीत यदि जल में कोई अम्ल आंशिक रूप से आयनित होता है यानी उसका आंशिक आयनन होता है, पूरा आयनन नहीं होकर कुछ अंश आयनित होता है, तो ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे सिरके में पाया जाने वाला एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल ये दुर्बल अम्लों के उदाहरण है। एकदम सीधी बात है, आसान बात है। प्रबल अम्ल उन अम्लों को कहते हैं जिनको पानी में मिलाने पर वो पूरी तरह आयनों में विभक्त हो जाए, धनायन और ऋण आयन में विभक्त हो जाए, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इनका जल में पूर्णतः आयन हो जाता है, इसलिए प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत एसिटिक अम्ल है CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल है H2CO3। यदि हम इनको पानी में मिलाएं तो इनका आयनों में विभाजन तो होता है पर पूरी तरह नहीं होता, यानी आंशिक रूप से होता है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद है प्रबल क्षार। तो ऐसे क्षार जिनको जल में मिलाने पर पूर्णतः आयनन हो जाता है वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे पूर्णतः आयनन जैसे NaOH, KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सामान्यतः इनको कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसे कास्टिक पोटाश बोलते हैं। ये दोनों प्रबल क्षार हैं। जब हम इनको जल में मिलाते हैं तो ये सोडियम धनायन और ये हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देता है,
इसी प्रकार ये पोटेशियम धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋणायन देता है। तो पूरी तरह इनका आयनन होता है, इसलिए प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार जिनका आंशिक आयनन होता है। आंशिक आयनन जिनका हो रहा है वो दुर्बल क्षार कहलाएंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं, ये भी दुर्बल क्षार है। एक बार फिर से ध्यान से सुने, आप नोट भी कर सकते हैं। साथ साथ अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा विमुक्त होती है, जिसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अम्लों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी तरीके से क्षारों को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। और ये जो हमने विभाजन किया है, ये किया है अम्ल और क्षार को जब हम पानी में मिलाते हैं तो उनका आयनन होता है, आयनों में विभाजन होता है। इसके आधार पर ये विभाजन किया है। यदि पूर्णतः आयनन हो रहा है तो प्रबल होगा, और आंशिक रूप से आयनन हो रहा है तो दुर्बल होगा। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल हैं, क्योंकि पानी में घुलकर पूरी तरह आयनों में विभाजित हो जाते हैं। परंतु एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल हैं, क्योंकि इनका आंशिक रूप से आयनन होता है। फिर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। दुर्बल क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप जानते हैं, अभी बताया था आपको कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। यदि प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से क्रिया हो, प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से क्रिया हो, तो जो लवण बनेगा वो उदासीन प्रकृति का होगा। लवण की प्रकृति उदासीन होगी। इसके विपरीत यदि प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से हो, तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, क्योंकि अम्ल प्रबल है, इसलिए प्रकृति अम्लीय होगी लवण की। और यदि दुर्बल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से हो, तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। क्षारीय प्रकृति का लवण होगा। जैसे अभी हमने आपको प्रबल अम्ल बताया था HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल क्षार बताया था NaOH। इन दोनों की क्रिया करवा दें तो जो लवण बनता है, इसका धनायन और इसका ऋणायन, तो NaCl ये लवण बनेगा। सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं अपन सामान्य भाषा में, नमक, सोडियम क्लोराइड, ये उदासीन प्रकृति का लवण है। क्यों है इसकी प्रकृति उदासीन? क्योंकि ये प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से बना है। यदि प्रबल अम्ल जैसे HCl ले लेते हैं प्लस दुर्बल क्षार, क्षार दुर्बल लेना है, जैसे अपन ले लेते हैं CaCO3,
OH का होल ट्वाइस, ये दुर्बल क्षार ले लिया। तो इनकी क्रिया से जो लवण बनेगा, इसका धनायन और इसका ऋणायन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, CaCl2 ये लवण बनेगा और इस लवण की प्रकृति अम्लीय होगी, क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से बना है। और यदि दुर्बल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से हो, जैसे दुर्बल अम्ल हमने लिया H2CO3 प्लस प्रबल क्षार हमने ले लिया NaOH, तो जो लवण बनेगा वो बनेगा इसका धनायन सोडियम और ये इसका ऋणायन कार्बोनेट, तो Na2CO3 ये लवण बनेगा सोडियम कार्बोनेट, इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। बिल्कुल साधारण सी बात है, आसान बात है। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है। मुख्य पदार्थ मैंने बताया है लवण, बाकी जल भी बनता है, ऊष्मा भी मुक्त होती है। समझने के उद्देश्य से केवल हमने इसको यहां तक ही बता दिया क्रिया को। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है। यदि अम्ल प्रबल हो और क्षार प्रबल हो और ये क्रिया करें, तो जो लवण बनेगा वो उदासीन प्रकृति का होगा। और यदि क्रिया करने वाला अम्ल प्रबल हो और क्षार दुर्बल हो, तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का बनेगा, क्योंकि अम्ल प्रबल है, इसलिए लवण की प्रकृति अम्लीय होगी। और यदि दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करे, तो चूंकि प्रबल क्षार बढ़ रहा है, इसलिए ये जो लवण बनेगा इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। ध्यान रहे, लवण का निर्माण जो है वो अम्ल और क्षार की क्रिया से होता है। लवण का निर्माण अम्ल और क्षार की क्रिया से होता है। लवण में किसी भी लवण के उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे हमने ये लवण लिया NaCl, तो इस लवण में आप देख रहे हैं बेटा, ये धनायन है सोडियम और ये क्लोराइड ऋणायन है। तो जब लवण बनता है तो लवण में अम्ल में से ऋणायन आता है, अम्ल में से ऋणायन आता है, और क्षार में से धनायन आता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। जब लवण बनता है तो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है। लवण में अम्ल का ऋणायन आता है और क्षार का धनायन आता है। आरेनियस की परिकल्पना अभी आप पढ़ेंगे, उनके अनुसार यदि हम किसी अम्ल को जल में घोलें तो वो हाइड्रोजन धनायन देता है, और यदि किसी क्षार को जल में घोलें तो वो हाइड्रोक्सिल ऋणायन देता है। आरेनियस के अनुसार यदि किसी अम्ल को जल में घोलें तो हाइड्रोजन धनायन देगा, और क्षार को जल में घोलें तो हाइड्रोक्सिल ऋणायन देगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो लवण बन रहा है उसमें ऋणायन अम्ल से आ रहा है। जैसे इसमें ऋणायन Cl आया, किससे आया? ये अम्ल से। तो अम्ल का धनायन तो बेटा फिक्स होता है आरेनियस के अनुसार। कौन सा धनायन देता है ये? हाइड्रोजन धनायन। तो हाइड्रोजन धनायन, तो फिर ये अम्ल कौन सा हुआ? HCl। इसी प्रकार से मैं बता रहा हूं कि क्षार का धनायन आता है लवण के अंदर, क्षार का धनायन आता है। जैसे इसके अंदर
धनायन कौन सा है, Na, तो फिर क्षार का ऋणायन फिक्स होता है OH, इसलिए इसमें क्षार कौन सा है हुआ, NaOH। कहने का अभिप्राय ये है कि आपको किसी भी लवण का एक उदाहरण दे करके और ये पूछा जा सकता है कि इस लवण में किस अम्ल और किस क्षारक की क्रिया हुई है, अर्थात ये लवण किस अम्ल और किस क्षारक की क्रिया से बना है। या यूं कहो कि आपको कह देगा कि बताइए इस लवण में कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो इसका पता लगाने के लिए बेटा अपन लवण के धनायन और ऋणायन देख लेंगे। जैसे ये लवण लिया हमने सोडियम क्लोराइड, इसका धनायन सोडियम है Na+ और ऋणायन Cl- है। अब इसके अंदर जो ऋणायन आया है वो किस में से आता है, अम्ल में से, तो इसका ऋणायन Cl है, अम्ल में से आया है, और अम्ल का धनायन फिक्स होता है H, तो फिर अम्ल कौन सा हो गया, HCl। इसी तरीके से क्षार का आता है धनायन, तो इस लवण में धनायन कौन सा है, Na, और ऋणायन इसका फिक्स होगा क्षार का OH, तो NaOH क्षार हो गया। यानी आपसे कोई पूछे कि भाई सोडियम क्लोराइड कौन से अम्ल और कौन से क्षारक की क्रिया से बना है, तो आप बताएंगे कि सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होती है, या ये दोनों मिलकर के बनाते हैं। इसे एक और अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करें। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैंने ये लिख दिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस लवण में कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो आप इसके धनायन और ऋणायन देखेंगे। लवण के क्या देखेंगे बेटा, धनायन और ऋणायन। तो धनायन तो इसका है सोडियम Na+, और ऋणायन इसके अंदर है CO3- कार्बोनेट, ये ऋणायन है। Na2CO3 जो कि एक लवण है, इस लवण में सोडियम धनायन है और कार्बोनेट ऋणायन है। अब आपको पता है कि ये जो धनायन है ये किसमें से आता है बेटा, क्षार में से। तो क्षार का धनायन तो हो गया Na, क्षार का धनायन Na हो गया, और क्षार का ऋणायन आर्हेनियस के अनुसार फिक्स है। आर्हेनियस के अनुसार क्षार जल में निश्चित रूप से OH ऋणायन देते हैं, तो धनायन इसमें Na है और ऋणायन निश्चित रूप से OH होगा, इसलिए ये जो क्षार हुआ ये कौन सा हुआ, NaOH। अब ये कार्बोनेट लवण का, तो ऋणायन जो है ये अम्ल में से आता है, तो अम्ल का ऋणायन CO3-2, और धनायन अम्ल का फिक्स बताया था हमने कौन सा, H धनायन। तो इन दोनों की जब ये दोनों आयन जब संयोग करेंगे तो जो अम्ल बनेगा वो बनेगा H2CO3। अतः स्पष्ट है कि सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। कार्बोनिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। अब आपसे पूछा जाए इसकी प्रकृति क्या है सोडियम कार्बोनेट लवण की, तो बेटा ये इन दोनों में से प्रबल कौन सा है, क्षार, और ये अम्ल कैसा है, दुर्बल।
इसलिए इसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होगी। लवण की प्रकृति क्षारीय होगी। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको कोई भी लवण दे करके और ये कहा जा सकता है कि इसमें अम्ल कौन सा है और इसमें क्षार कौन सा है। देखिए, आप घर पर भी इसकी प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने कहा कि एक लवण है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। इस लवण में आपको बताना है अम्ल कौन सा है, आपको बताना है क्षार कौन सा है, आपको बताना है इस लवण की प्रकृति कैसी है। आप इसकी पीएच की जानकारी भी दे सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, पीएच अगर किसी पदार्थ की 7 है तो वह उदासीन प्रकृति का होगा, और पीएच 7 से कम है, 7 से कम तो अम्लीय प्रकृति का होगा पदार्थ, और अगर पीएच 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति का होगा। 7 से अधिक क्षारीय प्रकृति का होगा। तो आप पीएच भी इसकी बता सकते हैं। ध्यान दें, एक बात फिर मैं ये बता रहा हूं इसको, एक आपको घर के लिए दूंगा एक्सरसाइज के लिए, जिसको आप आराम से करना, नहीं हो तो अपनी प्रॉब्लम डालना, पूछना कमेंट्स करके। लवण कैल्शियम सल्फेट, इसमें अम्ल कौन सा है हमको ये पता लगाना है। तो बेटा, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं, अपन सब जानते हैं। तो हाइड्रोजन धनायन तो इसके अंदर होगा ही होगा। ये क्षार है, ये जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल ऋणायन देता है, ये भी फिक्स है। अब बात यह है कि इसके अंदर ये जो लवण है इसमें अम्ल है कौन सा, तो हाइड्रोजन धनायन। अब इसका बच क्या रहा है, ऋणायन बच रहा है। तो ऋणायन आपको अम्ल को लवण में से लेना है, तो इसका ऋणायन ये हो गया, ये कैल्शियम तो धनायन है और ये सल्फेट ऋणायन है। तो ऋणायन ये सल्फेट हो गया, इसका SO4 -2 हो गया बेटा सल्फेट आयन। यहाँ आपको ये 2 नहीं दिख रहा है क्योंकि CaB+2 है और ये -2 है, तो 2 से 2 कट गया, लेकिन यहां पर ये लिखना पड़ेगा। तो ये H धनायन है इसके अंदर, और H धनायन होता है ये सभी अम्लों के अंदर, और लवण में जो सल्फेट ऋणायन है तो अम्ल कौन सा हुआ, H2SO4। इस तरीके से बताना पड़ेगा। इसी तरीके से क्षार कौन सा है, तो क्षार का OH ऋणायन तो फिक्स है। अब इसमें धनायन कौन सा है वो आपको लवण में देखना है। तो लवण में धनायन है कैल्शियम, तो Ca+2 होता है कैल्शियम, इसलिए क्षार हो गया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो H2SO4 आपको पता है प्रबल अम्ल है, और CaOH का होल ट्वाइस दुर्बल क्षार है, तो इसकी प्रकृति अम्लीय हो गई, क्योंकि अम्ल प्रबल बढ़ रहा है, तो प्रकृति अम्लीय हो गई। अब इसकी पीएच, तो अम्ल की पीएच जो है 7 से कम होती है, तो आप यहां लिख देंगे पीएच का मान 7 से कम। अब एक क्वेश्चन जो आपको घर से करके लाना है, ये एक लवण लिखा है मैंने NH4Cl। आपको बताना है इसमें अम्ल कौन सा है,
क्षार कौन सा है, इसकी प्रकृति क्या है और पीएच की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे ही एक अन्य लवण में लिख रहा हूं, पोटेशियम सल्फेट। इसमें भी आपको ये बताना है कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, प्रकृति क्या है और पीएच का मान क्या होगा। किसी भी लवण का उदाहरण देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। कैल्शियम क्लोराइड, ये भी लवण है, अम्ल और क्षार की क्रिया से बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, इसकी प्रकृति कैसी है और इसकी पीएच का मान, पीएच की वैल्यू कितनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी यहाँ तक इसको तैयार करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, साथ साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप नोट डाल करके अपना क्वेश्चन कमेंट्स के द्वारा कर सकते हैं। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है मुकेश शर्मा साइंस क्लास 10th, उसको सब्सक्राइब कर लें और उस पर आप कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।